Hello students, I am Aluk from JCS. Today we are going to continue the chapter number 21, the Indian Constitution. In last class we have discussed about the Constitution, the making of our Constitution and the preamble. Today we will understand the terms which are used in preamble. Then we will see features of Indian Constitution, fundamental duties, direct principles of state policy, need for laws, legislation and enforcement एंड लॉस एंड डिसेंट। लास्ट क्लास में हमने प्रियम्बल रीड किया था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है। इसमें कई सारे ऐसे टर्म्स आए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें समझना ज़रूरी है। जैसे हम फिर से रीड करते हैं प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मीन्स इसमें इंडिया को कैसा बनाने की बात हो रही है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अब इन टर्म्स को हमें समझना भी ज़रूरी है। ओके, तो एक एक करके इनको समझते हैं कि इन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सोवरेन पे। तो जो सोवरेन वर्ड है, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट, मीन्स आज़ाद। हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडिया कैसी कंट्री है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक आज़ाद देश है। इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, मीन्स बाहर की जो भी कंट्रीज़ हैं उनका इंडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ही कानून बनाते हैं और उन्हें हम फॉलो करते हैं। ओके, तो हमारी जो पॉलिसी है वो भी गवर्नमेंट ही बनाती है। अब सेकेंड वर्ड की बात करते हैं, सोशलिस्ट। ये जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम ऐड किया गया। ओके, मीन्स अमेंडमेंट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट के टाइम ये वर्ड ऐड किया गया, स्टार्टिंग में नहीं था। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो जो रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में जो गैप है उसको कम करने को बोलते हैं सोशलिस्ट। ओके, मीन्स जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको कम करना है हमें। मीन्स जितने भी हमारे कंट्री में पीपल हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। किस चीज़ की? उनको डेवलप करने के लिए और साथ में पैसा कमाने के लिए। मीन्स ऐसा नहीं कि अमीर है तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा कमाने की तो वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, जो गरीब हैं उनको हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी जो एक अच्छे लेवल पर आए। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म की, सेकुलर। तो जो सेकुलर वर्ड है वो भी 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd चेंज हुआ उस टाइम ऐड किया गया, पहले नहीं था ये। अब सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात करें सेकुलर की मीनिंग की तो इसका मीनिंग होता है धर्मनिरपेक्षता। ओके, मीन्स किसी भी धर्म के बेस पर हमें कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी है। हमारा स्टेट कैसा रहना चाहिए? विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन, मीन्स जो किसी भी रिलीजन पर बेस ना हो। अगर हिंदू है तो उसे मंदिर जाके पूजा करने का अधिकार है, अगर मुस्लिम है तो उसे मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने का अधिकार है, ऐसे क्रिश्चियंस को चर्च जाकर प्रे करने का अधिकार है। तो सभी अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उन पर कोई बंदिश नहीं है कि आप इस धर्म के हो तो आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ओके, और ना ही कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी जो कि रिलीजन पर बेस्ड हो। तो सेकुलर मीन्स क्या है? धर्मनिरपेक्ष। मीन्स किसी धर्म को आधार मानकर हम अपनी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, डिसीजन नहीं लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीनिंग आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है? डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतंत्र, मीन्स ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको पीपल्स चुने। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं जिसमें पीपल्स जो हैं वो एमपीज एमएलए चुनते हैं। ओके, फिर वही एमपीज और एमएलए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ओके, तो हमारी कंट्री कैसी है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक की। तो रिपब्लिक मीन्स जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है एमपीज और एमएलएस के थ्रू, मीन्स जो हमारे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास कोई भी हेरिडेटरी राइट्स नहीं होती। मीन्स
उनके पास अनुवांशिक अधिकार नहीं होते कि वो अभी पीएम है तो फिर उनके परिवार में जो उनका बेटा होगा या बेटी होगी वो पीएम बनेगा, फिर उनका जो बेटा होगा वो पीएम बनेगा। ऐसे उनके पास कोई भी हेरिडेटरी राइट्स नहीं है कि उनके परिवार जो है वही हमारी कंट्री को गवर्न करेगा। उनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, फिर जिसको हम चुनते हैं वही पीएम बनता है ना, तो उनका एक फिक्स्ड पीरियड रहेगा। फिर जब दोबारा इलेक्शन होगा तो हम उनको चेंज कर सकते हैं अगर वो हमारे फेथ में ना हो। तो ये मीनिंग है रिपब्लिक का। अब हम बात करेंगे वैल्यू एंड आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमने प्रियम्बल रीड किया था तो उसमें ये 4 टर्म और आए थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इनको भी हम समझ लेते क्या है। अगर हम बात करें जस्टिस की तो इसका मीनिंग आप लोग जानते हो, न्याय। ओके, तो मीन्स हमें फेयर रहना है, इम्पार्शियल रहना है और मोरली करेक्ट रहना है। ओके, मोरली करेक्ट मीन्स जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं वो सही हो। अगर हम बात करें जस्टिस की तो हमें कानून के सामने सभी को इक्वल ट्रीट करना है। ये नहीं देखना है कि अमीर है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, ये गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए, या फिर ये अपर कास्ट का है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, ये लोअर कास्ट का है इसको न्याय नहीं मिलना चाहिए। हमें क्या करना है, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। जस्टिस मीन्स सभी को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सभी को इक्वल ट्रीट करना है। अब हम बात करते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की। अगर हम बात करें लिबर्टी की तो लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट मीन्स हम जो अपने थॉट्स हैं उनको फ्रीली जो भी है एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रोफेशन मीन्स हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें बिजनेस करना है, हमें कुछ भी करना है हम कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है। ओके, कोई हमें रोक नहीं सकता। एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है। ओके, बस दूसरों को वो चीज़ बुरी ना लगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ठीक है, तो ये सारे फ्रीडम हमारे पास है। इस टर्म को क्या बोला गया है, लिबर्टी। अब जो लिबर्टी है वो इक्वलिटी के बिना नहीं हो सकती, इसलिए इक्वलिटी भी है। इक्वलिटी मीन्स सभी को इक्वली ट्रीट करना। कोई भी रिच पर्सन है या पुअर पीपल है, ओके, उनको इक्वली ट्रीट करना। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, इक्वली ट्रीट करना। अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इक्वली ट्रीट करना है हमें। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड। ओके, भाईचारा में सुना है, तो जो भी हिंदू मुस्लिम है उनमें भाईचारा होना चाहिए। रिलीजन बेस्ड हम उनको पार्शियलिटी नहीं कर सकते उनके साथ, या फिर कास्ट के बेस पे नहीं कर सकते कि ये लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है तो हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। ओके, लैंग्वेज के बेस पे नहीं कर सकते कि ये तमिल वाला है हम हिंदी वाले हैं तो हम भेदभाव कर रहे हैं। ओके, हमें फ्रेटर्निटी रखनी है। वेल्थ के बेस पे नहीं रख सकते कि ये अमीर है ये गरीब है, हमें हर जगह फ्रेटर्निटी रखना है, ब्रदरहुड रखना है। तो ये टर्म है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है उसमें जो गवर्नमेंट है वो मोर देन 1 लेवल पे रहेगी, मीन्स एक से ज़्यादा लेवल पे रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जो सेंटर है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, और जो स्टेट्स हैं, कई सारी स्टेट्स हैं, उसमें कई सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं। और विलेज लेवल पे देखें तो पंचायती राज है। ओके, इससे क्या होता है कि जैसे जो पीएम है वो पॉलिसी वगैरह अगर कुछ बनाते हैं, ओके, तो वो उस स्टेट में पर्टिकुलर जाके उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने स्टेट्स को भी पावर दे रखा है कि वो अपने अकॉर्डिंग लॉज और पॉलिसी बना सकते हैं। ओके, तो फेडरलिज्म का मीनिंग यहाँ पर यही है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल पर रहेगी और जो स्टेट्स हैं वो लॉ और पॉलिसी बनाने के लिए फ्री हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड फीचर की, सेपरेशन ऑफ पावर्स की। ओके, तो जो गवर्नमेंट का जो पावर है, ओके, वो 3 मेन ऑर्गन्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव और थर्ड इज जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर्स का काम क्या होता है
कि ये जो लॉस और पॉलिसी मीन्स जो कानून है और जो नीतियाँ हैं ये उनको तैयार करते हैं, ओके। और जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो जुडिशरी है तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, ओके, उसको रिसॉल्व करते हैं, उसको सुलझाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, तो ये एक दूसरे की पावर्स को मतलब चेक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो जो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म में है? पार्लियामेंट्री फॉर्म में। जो हम एमपीज इलेक्ट करते हैं मीन्स चुनते हैं, जिनको हम सांसद बोलते हैं, वही पार्लियामेंट को रन करते हैं, ओके। और वही अकाउंटेबल होते हैं हमारे देश की जनता के लिए, ओके। देश की जनता के साथ जो भी सही हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में बिठाया हुआ है। Now we discuss the most important feature of Indian Constitution, that is fundamental right. मीन्स हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार मिले हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, ओके। क्या है वो राइट्स? फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, मीन्स हमारे पास समानता का अधिकार है, कोई भी हमसे भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भी हमें नीचा नहीं दिखा सकता। हम सब जो इंडिया में रह रहे हैं सभी इक्वल हैं, समान हैं, ओके। तो कोई भी अगर आपको नीचा दिखाता है किसी भी बेस पे, चाहे वो रिलीजन के बेस पर हो या रेस के बेस पर हो, कास्ट के बेस पर हो, अपर कास्ट लोअर कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो, या फिर कोई भी हो, ठीक है, तो आपके पास क्या है? राइट टू इक्वलिटी। कोई भी आपको किसी भी चीज़ को लेके नीचा नहीं दिखा सकता, आपके पास राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। इस देश में जितने लोग भी रह रहे हैं वो सभी इक्वल हैं, समान हैं। सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम, मीन्स हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे पास किस किस टाइप की फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली टू फॉर्म एसोसिएशन, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एसोसिएशन को खुद खड़ा कर सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है गवर्नमेंट की, वो फुलफिल करें और कोई भी एसोसिएशन आप उसको बना सकते हो। ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री के एक पार्ट से किसी भी पार्ट में जा सकते हो, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं भी आ जा सकते हो, ओके। आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, और वहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हो, ओके। तो क्या है हमारे पास? ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी प्रोफेशन को कर सकते हैं। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, हमें बिजनेस करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ओके। हमारे पास फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन है। अब हम बात करें तो आर्टिकल 20 है राइट टू फ्रीडम के अंडर में, जो कि ये बोलता है कि आपने जो भी, जैसे आपने कोई भी अपराध किया हो तो उसमें जो आपको सज़ा मिली है तो वो सज़ा उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती, ओके। जैसे आपको 14 साल की सज़ा मिली है तो जो जुडिशरी है वो उसको बढ़ा के 20 साल नहीं कर सकती। जो जिस जुर्म के लिए जो सज़ा पहले से निर्धारित है आपको उतनी ही सज़ा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं राइट टू फ्रीडम, आपको मतलब कहीं से आज़ादी मिली तो है, आपको आज़ाद रहने का अधिकार तो है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपको सुसाइड करने का अधिकार नहीं है, आपको सुसाइड करने की आज़ादी नहीं है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम। ध्यान रखना ये किस आर्टिकल के अंडर में है? आर्टिकल 21 के अंडर में है कि आपको सुसाइड करने का राइट नहीं है। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स अगर आपका कोई शोषण करता है तो आपके पास क्या है? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, आप इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो, कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 के अंडर में फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, मीन्स जो ज़बरदस्ती लेबर से काम कराया जाता है उसको प्रोहिबिट किया गया है।
आर्टिकल 24 के अंडर में जो 14 साल से कम बच्चे 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, हम उनसे काम नहीं करा सकते। तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी और भी राइट्स हैं। अब हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स धर्म की आज़ादी का अधिकार। हम जानते हैं कि इंडिया कैसी कंट्री है, सेकुलर कंट्री, हम पढ़ चुके हैं, मीन्स धर्मनिरपेक्ष कंट्री। कई सारे रिलीजन्स भी हैं इंडिया में, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ओके, क्रिश्चियंस हैं। तो सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप जिस धर्म से हो आप फ्रीली उसको फॉलो कर सकते हो। आपको पूजा करने का अधिकार है, नमाज पढ़ने का अधिकार है, प्रे करने का अधिकार है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सभी धर्म एक हैं, ओके। और अगर कोई एक धर्म का बंदा है तो उसे भी दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। ये क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद जो राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। हमें पता है कि इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, कई सारे कल्चर्स हैं, ओके। तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, मीन्स जो हमारे यहाँ मुस्लिम है या सिख हैं या क्रिश्चियन है, ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। ये अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज और कल्चर को लेके इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स में आपने देखा होगा मदरसा चलते हैं, ओके, तो ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसको बना सकते हैं ये और उसको डेवलप भी कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल राइट दिया है। आर्टिकल 29 प्रोवाइड किया गया है एजुकेशनल राइट के लिए कि कोई भी सिटीजन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट मेंटेन कर रही है, मींस गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, उसमें एडमिशन लेने से डिनाई नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट से उसको जो सब्सिडी मिल रही है रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे या कास्ट के बेस पे, तो उसको भी वो डिनाई नहीं कर सकता, वो उनको लेनी पड़ेगी। एक आर्टिकल 30 बनाया गया है, ओके, इसमें बोला गया है कि माइनॉरिटीज़ हैं वो रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी चॉइस का और उसको डेवलप भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट राइट है और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स अगर आपको जो ऊपर जो हमने 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ओके, उनमें से कोई भी राइट आपका वायलेट होता है, वो चाहे गवर्नमेंट करे या कोई पर्सन करे या कोई सिटीजन करे, कोई भी आपका राइट अगर वायलेट करता है, आपको नीचा दिखाता है, ठीक है, आपसे आपके राइट छीन लेता है, तो आप कोर्ट जाके उस पर केस कर सकते हैं, ओके। जो कोर्ट है वो आपको रेमेडीज देगा। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना है, ओके। इसलिए मैं डिटेल में एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, नीड्स फॉर लॉज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लॉस एंड डिसेंट एंड लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।